थोड़ी ही देर बाद 11:30 बजे का वो वक्त जब प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा और भारतीयों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुतिन से आज पीएम की मुलाकात बहुत मायने रखती है। रक्षा, ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर करार भी संभव है। तो दोपहर 2:30 बजे होने वाली मुलाकात पर तो नजर रहेगी, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद 11:30 बजे का वक्त जब भारतीयों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर भी खास तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि आज होने वाली मुलाकात पर भी दुनिया की नजर है। रक्षा, ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर करार संभव बताया जा रहा है। तो पीएम के संबोधन से पहले भारतीयों का जोश किस तरह हाई नजर आ रहा है, अब ये आपको सुना देते हैं। My name is Sujasni Parmar. I am from New Delhi, India, and I have been studying here. I am very excited that Modi is going to be here, our Prime Minister Modi, and we are very excited. All the Indians are excited to see him and have a talk. Expectations ये हैं मोदी जी से कि वो आएं और थोड़े भाव बढ़ाएं हम Indians के यहाँ पे। My name is Mahima. I am from New Delhi, and same. I am too excited to meet Mr. Narendra Modi. So my name is Chakrapani. I am from India, Solar Group Chairman. We are very much excited to see our Prime Minister Narendra Modi ji. It's a very big helping to us. We are all waked up very early morning to come here to see him and wish him and thank him for coming here to Moscow. My name is Chitatma Das. I am from Russia. I am president of ISKCON. Maybe you heard it's very popular international society for Krishna consciousness. Yes, I am representing ISKCON in Russia. My name is Prashant. I am also working in solar company. First time I met in 2014 Narendra Modi ji from in Dubai. Now I am getting opportunity to meet him here. So I am very excited. You can see the crowd, everything is full. तो देखिए, एक तरफ रूस की तरफ से जो आधिकारिक बयान जारी किया गया है और उससे भी बढ़कर मोदी पुतिन मुलाकात का जो रंग नजर आया, सुरभि अपने आप में बता रहा है कि इस वक्त रूस में उत्साह किस कदर है, जोश किस कदर है, और इंडियन डायस्पोरा में जो उत्साह है वो तो देखते ही बन रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष पर मोदी पुतिन कॉन्क्लेव लगातार जारी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। कुछ मेहमान मॉस्को और अमेरिका से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मॉस्को से हमारे साथ लाइव हैं। एवीएम पीके श्रीवास्तव साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक वोरा साहब पूर्व राजदूत हमारे साथ हैं, और मनीष झा हमारे सहयोगी जो मॉस्को से लगातार हर एक अपडेट और उसकी अहमियत से हमें वाकिफ करा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्ला जी, क्योंकि अभी हम देख रहे थे इंडियन डायस्पोरा में क्या शानदार जोश हो खरोश नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। अगर आप वहां से कुछ अपडेट दे सकें, क्या तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं, और 2019 में जब पिछला दौरा हुआ था प्रधानमंत्री मोदी का रूस का, उससे ये दौरा, ये वक्त कितना अलग? बात यह कि जब से पता लगा कि प्रधानमंत्री मॉस्को आने वाले हैं, भारतीय समुदाय में बहुत उत्साह है और तैयारियां काफ़ी हो रही हैं। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी हैं, वो भी कर रहे थे, पोस्टर भी बना रहे थे। आपने कल देखा होगा कि उन्होंने कुछ पोस्टर भी दिए थे प्रधानमंत्री को। और जो बात 19 की आप कर रहे हैं, तो वो मॉस्को नहीं आए थे, वो व्लादिवोस्टोक गए थे, जहाँ पर ईस्टर्न ये इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री गए थे। तो ये दौरा अलग है, क्योंकि वहाँ भारतीय समुदाय भी बहुत कम था। यहाँ पर पूरा भारतीय समुदाय मॉस्को में है। मॉस्को देश की राजधानी है, इसलिए छात्र भी बहुत हैं, व्यापारी भी बहुत हैं, कंपनियां भी बहुत हैं। और प्रधानमंत्री के के प्रति जो आदर और प्यार है भारतीय समुदाय में, वो इसलिए है कि वो पूरी तरह से जो हमारे जो साझेदारी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको जिंदा रख रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। विनय सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल,
ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किस तरीके से वहां सुर्खियां बनी हुई हैं, ये दूसरा दिन है। कल की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन वहां पर किस तरीके से ये सुर्खियां बनी हुई हैं। इंडियंस का रुख आपने बताया, लेकिन रशियंस का क्या रुख है, वहां किस तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा है दोनों को एक साथ इस तरह देखकर? कल जैसे यहाँ का एक प्रमुख चैनल है, उसने ये कहा कि ये विश्व की जो आज जो मोदी जी की मॉस्को यात्रा विश्व की एक सबसे प्रमुख घटना है आज की, और कहा है कि इससे बहुत बड़े आगे दोनों देशों के ही नहीं बल्कि विश्व के उसमें जो अस्थिरता आई है उसमें कोई दिशा स्थिरता लाने में योगदान देगी। और कहा कि भारत का जो हम रवैया जानते हैं यूक्रेन युद्ध के बारे में, और भारत जो है जानता भी है कि कहाँ क्यों हो रहा है युद्ध, उसका कारण क्या है जी। और युद्ध को लेकर हमारा रुख भी बहुत स्पष्ट है और रूस इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन चिंता की कुछ लकीरें अमेरिका के माथे पर जरूर नजर आ रही हैं। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि यह छठा मौका है जब पीएम मोदी रूस के दौरे पर है। भारत और रूस की दोस्ती जितनी पुरानी है उतनी ही मजबूत भी है। दोनों देशों के दोस्ती की बुनियाद बहुत पक्की है। जब किसी और देश का राष्ट्राध्यक्ष रूस पहुंचता है तब का माहौल, और जब पीएम मोदी रूस दौरे पर पहुंचे तब की गर्मजोशी में अगर आप तस्वीरों पर नजर डालेंगे तो बहुत फर्क दिखेगा। ये अंतर सिर्फ इसलिए है कि भारत रूस के रिश्तों में पारदर्शिता, ईमानदारी, निष्कपट और सहयोग के भाव सीधे तौर पर नजर आते हैं। इन भावों से भरी इस दोस्ती की कस्में दुनिया खाती है। पीएम कल जब रूस पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। भारतीयों के बीच पीएम पहुंचे तो जोश हाई दिखा, और एक खास मुलाकात पीएम मोदी के दोस्त पुतिन के साथ उनकी हुई। डिनर पर काफी बातें साइडलाइन में भी होती नजर आई। अब इसमें भारतीयों को संबोधित करने के बाद आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो मुलाकात होनी है, मुलाकात का एजेंडा क्या है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि जिस तरीके से सुखोई 57 फाइटर जेट को, स्टेल्थ सुखोई 57 फाइटर जेट को लेकर खबर है, साथ ही S-400 बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर भी इनपुट है, KA-22 226T हेलीकॉप्टर उत्पादन के लाइसेंस को लेकर भी इनपुट है। मनीष से इस बारे में भी और बातचीत करूंगी, क्योंकि यहाँ मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड फैक्ट्री डील और साथ ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के सौदे को लेकर जिस तरीके से खबर आ रही है, साथ ही समुद्री गलियारा जो कि चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच का समुद्री गलियारा है, साथ ही सस्ते तेल आयात में कोई कमी ना हो, इसको लेकर भी इनपुट है। रूस यूक्रेन युद्ध समाधान पर बातचीत संभव, लेकिन मनीष अब जिस तरीके से स्ट्रैटेजिक पार्टनर होते हुए ये सुर्खियां वहां की हेडलाइंस और अखबारों में छपी हुई है, उस लिहाज से आज होने वाली मुलाकात को लेकर क्या स्पेक्यूलेशंस है? क्योंकि इस दुनिया पर, मैं सवाल इसलिए बार बार दोहरा रही हूं, पूरी दुनिया के साथ साथ एक बड़ा संदेश खुद मॉस्को में भी जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारत और रूस को लेकर जो बायलैटरल इश्यूज हैं उसे लेकर तो 22वां एनुअल समिट हो ही रहा है। इसके अलावा जो ग्लोबल इश्यूज हैं उस पर दोनों देश के जो नेता हैं वो बात करेंगे। लेकिन अगर बायलैटरल इश्यूज में कहें तो देखिए, हथियारों की खरीद एक सतत प्रक्रिया है, उसको लेकर लगातार बातचीत होती है। भारत के जो हथियार है उसका 2/3 हिस्सा रूस से ही आता है। लेकिन हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि आज Su-57 को लेकर डील हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आज वो दस्तूर है, आज वो मौका है जहां पर Su-57 को लेकर कोई डील होगी। ये बातचीत है, इसमें बहुत सारे कंसर्न्स हैं, इसमें अभी समय लगेगा। वहीं दूसरी तरफ देखें तो पहला फोकस है कि अभी इमीडिएट हमारे पास क्या क्या इश्यूज हैं जिसको प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ सॉल्व करना चाहते हैं संबंधों की समीक्षा के अलावा। उसमें सबसे बड़ा है जो हम तेल खरीद रहे हैं उसके पेमेंट को लेकर, कैसे पेमेंट करना है। हमें फर्टिलाइजर और जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स खरीदने जाने हैं, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी भारतीयों से संबोधित करने के बाद रोसएटम के पेविलियन में भी जाएंगे। वो एक बड़ा सिग्नल है। देखिए, भारत एक बड़ा पार्टनर है रूस के साथ इकोनॉमी न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, और उसको लेकर एक बड़ी डील यहाँ होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, तमाम अहम खबरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं मॉस्को से, और इस बीच आपको यह भी बता दें कि पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। अनौपचारिक बातचीत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी की तारीफ की। नोवो ओगरियोवो में चर्चा के दौरान यह तारीफ की गई। रूसी समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट में इसका जिक्र नजर आ रहा है। तो पुतिन के आवास पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिनर दिया गया, अनौपचारिक मुलाकात हुई, उस वक्त रूसी राष्ट्रपति की तरफ से पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफ की गई है।
और क्या कहा गया है आपको बता दें। कहा यह गया कि आपका फिर से प्रधानमंत्री बनना कोई इत्तेफाक नहीं है। तीसरी बार पीएम बनना आपकी वर्षों की मेहनत का फल है। आप भारतीय लोगों के हित में नतीजे पाने में सक्षम हैं। आप बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं, निरंतर मेहनत करते हैं। इस बात का भी जिक्र पुतिन ने किया। आपने अपना पूरा जीवन लोक सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। ये कहते हुए व्लादिमीर पुतिन ने दिल खोलकर पीएम मोदी की तारीफ की है। वोरा साहब, इसे आप कैसे देखते हैं? भारत और रूस की दोस्ती का इतिहास दशकों पुराना है। मोदी और पुतिन की दोस्ती ने इस रिश्ते को और गहरा किया है और पुतिन की नजरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो इज्जत है वो कैसे आप आंकेंगे और इसका कितना फायदा दोनों देशों के संबंधों में आने वाले वक्त में दिखेगा? बहुत अहम सवाल किया है आपने और धन्यवाद कि अभी तक मैं आपके शो पे हूं, बातचीत करना चाहता हूं। करोड़ों लोग प्रोग्राम देख रहे हैं। मेरे को लगता है सर, जब व्लादिमीर पुतिन नरेंद्र मोदी की तरफ देखते हैं या नरेंद्र मोदी उनकी तरफ देखते हैं, लगता है कि वो आईना देख रहे हैं। दोनों लीडर्स बेहद प्यार करते हैं अपने देश से। आपको याद होगा कि व्लादिमीर पुतिन लोग भूल जाते हैं, जब उनके अपनी पत्नी से अलग हुए थे, 10-12 साल हो गए, तो उन्होंने अनाउंस ये किया था कि मैं पूरी तरह से फोकस करना चाहता हूं ऑन द रशियन फेडरेशन, और वो अलग हो गए। अब उन्होंने, मैडम ने किसी और से शादी कर ली, वो अलग बात है। दोनों बिल्कुल अहम देश प्रेमी हैं। आप बात करते हैं, कुछ लोग बात करते हैं चाइना और रूस की, एक है पार्टनरशिप विदाउट लिमिट्स। मैं इतना बता देता हूं, भारत और रूस की है फ्रेंडशिप विदाउट डाइवोर्स, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल मीटिंग है। बट हाउ डू यू ऑब्जर्व दिस बॉडी लैंग्वेज सर? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मैम। एक चीज बॉडी लैंग्वेज में बता देता हूं, विच मेरे विशेषज्ञों ने, मेरे एक्सपर्ट से मैंने पूछा था, दोस्तों से, कि ये 2 बार क्यों गले मिलते हैं। कहते हैं इसके मायने हैं कि आपकी पीठ की रक्षा हम करेंगे, बाएं से भी दाएं से भी, ताकि कोई आप पे वार ना कर सके। बहुत अहम चीज उन्होंने मुझे ये बताई, ये इसका सिग्निफिकेंस। बॉडी लैंग्वेज इज लाइक ब्रदर्स, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसी दोस्ती काश अगर पूरी दुनिया में होती। फाइनली इतना बता देता हूं मैम कि अभी आपने जिक्र किया था कि स्टेट डिपार्टमेंट वाला कहता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूक्रेन इशू रेज करना चाहिए पुतिन के साथ। तो टाइगर, आप लोग क्यों नहीं रेज करते हो डायरेक्टली? क्योंकि आपने बोला पुतिन कातिल है, मर्डरर है, वॉर क्रिमिनल है। और सुनिए, अपने डिप्लोमेट्स को दिल्ली भेजिएगा, हमारे फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में एक सबक हम देंगे, डिप्लोमेसी इज बेटर देन दादागिरी। अब इस डिप्लोमेसी को देखते हुए ही सर अगली खबर भी जरा सुनिए, क्योंकि भारत की तारीफ करने पर अब चीन भी मजबूर हो चुका है। और खबर यही है कि भारत की तारीफ करने पर चीनी मीडिया की तरफ से, चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत की जिस तरीके से तारीफ की है, उसमें अमेरिकी धमकियों के बावजूद रिश्ते मजबूत करने की बात कही गई है। गहरे होते भारत रूस संबंधों से पश्चिम की चिंता के बारे में तो बात की गई है, लेकिन उसी चिंता के बावजूद, उन्हीं अमेरिकी धमकियों के बावजूद मजबूत होते रिश्तों का जिक्र इसमें किया गया है। तो देखिए, चीन का सरकारी अखबार आखिर कहना क्या चाहता है, क्या लिखा गया है, जरा आपको बताते हैं। चीन का जो मौजूदा रुख है इस मुलाकात को लेकर, ये आप समझेंगे। अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के बावजूद भारत रूस के कारोबार में इजाफा हुआ है, ये कह रहा है चीन का सरकारी अखबार। सस्ती कीमतों पर भारत ने रूस से तेल खरीद की मात्रा बढ़ाई और एक तरह से विदेश नीति का दबदबा दुनिया ने देखा, उसका जिक्र किया गया। फैक्ट्स हैं समीर कि जून में भारत ने रूस से प्रतिदिन 2.13 मिलियन बैरल तेल खरीदा है। और सैन्य क्षेत्र में की भी जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, भारत रूस में ज्यादा समझौते को लेकर भी चिंता ने यहां पर चीन की तरफ से बात कही गई है। समीर, बिल्कुल, चीन का सरकारी अखबार क्या लिख रहा है? भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा, यानी भारत और रूस के रिश्ते कैसे साझा रिश्ते माने जा सकते हैं। मोदी स्विट्जरलैंड शांति शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, इस बात का जिक्र किया गया है। भारत ने यूक्रेन के मामले में बहुत तटस्थ रुख अपनाया। भारत रूस संबंधों से सहमत न होते हुए भी पश्चिम ने भारत की आलोचना नहीं की। इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है ग्लोबल टाइम्स। हालांकि रूस से खरीदे तेल को यूरोप को बेचकर भारत ने जिस तरीके से मुनाफा कमाया है, ये बात भी चीन के सरकारी अखबार में लिखी गई है। लेकिन श्रीवास्तव सर, अब क्योंकि हम जिस लिहाज से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, पूरी दुनिया की इस पर नजर का तो हम बार बार जिक्र कर देते हैं। टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां वॉशिंगटन में ही नेटो की बैठक, और नेटो की बैठक के दौरान यहाँ पर यूएस के साथ संबंध और रूस के साथ भारत के संबंधों के लिहाज से चर्चाएं हो रही हैं।
पश्चिम देशों के साथ, अमेरिका के साथ संबंध को लेकर सर, आपका प्लीज अनम्यूट करिएगा माइक। चीन के लिए अपने आप में ये एक बहुत एक तरीके से पोक स्ट्रेटजी मैं कहूँगा, वो जानबूझ करके इन चीज़ों को लिख रहे हैं। हमारी तारीफ की तरफ ध्यान कम है और अमेरिका को चिढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है कि देखो तुम भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो। उनको ये भी पता है कि भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि इनको भारत की ज़रूरत है, तो वो इस चीज़ को मुखर कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है अमेरिका की चिंता का, क्योंकि अभी तक अमेरिका ये सोचता था कि उनको जो है जितनी भी कंट्रीज का सपोर्ट है वो सारी डिक्टेटोरियल हैं, चाहे वो नॉर्थ कोरिया का हो, चाहे चीन का हो या ईरान का हो। अब उनको ये समझ में आ रहा है एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो कि डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, और मोदी कोई इकलौते इंसान नहीं है, वो 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके द्वारा चुने हुई वो एक प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है कि आप अपने आप को ये टटोल के देखिए कि आप जिस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस चीज को आपने सुलगाया और जो चीज आपने शुरू की उसको आप बंद करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, और हथियार पर हथियार दे करके उसमें जिसे कहते हैं ना आग में आप घी का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और वीके दत्ता साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दत्ता साहब, ये ग्लोबल टाइम्स की खबर देखकर मुझे तो ये लग रहा है कि चीन ने बहुत चालाकी से अपनी चिंता छुपा ली है। वेस्टर्न कंट्रीज की चिंता का तो वो बखूबी जिक्र कर रहा है, लेकिन अपनी चिंताएं क्या हैं? जिस तरह से भारत और रूस अगर नजदीक आएंगे तो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े रूस और चाइना, इनकी दोस्ती की जो मिसालें आजकल दी जाने लगी थी, उसका क्या होगा? उन तमाम चिंताओं को तो छुपा ही ले गया, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि चीन जो है ये यूक्रेन जंग के दौरान रूस के साथ में खड़ा रहा, हथियार असला भी उसने उसको मुहैया कराया और जो भी और टेक्निकल सपोर्ट चाहे वो माइक्रोचिप्स वगैरह हो उसको दिया। तो ये पूरा दुनिया में माना गया कि रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया का एक गुट बन गया है। तो इसके चलते चीन ने अपनी नज़दीकी रूस के साथ में जाहिर की। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत एक राइजिंग पावर है, इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है। 5वें तो हो गया, हम तीसरे दर्जे की एक इकोनॉमिक पावर बनने जा रहे हैं। और कल पुतिन साहब ने खुद ही जिक्र किया है कि भारत ऑलरेडी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। तो इसके चलते अभी चीन को ये लग रहा है कि उसकी तो इक्वेशन की कि जो एक लिमिटेड फील्ड के अंदर आप मिलिट्री सपोर्ट दे रहे हैं रूस को, और यहाँ पर क्या है, भारत एक जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जिसका वेस्ट के साथ भी उतना भाईचारा है जितना रूस के साथ में है, बल्कि रूस के साथ तो ज़्यादा है क्योंकि 77 बरस से हम लगातार एक इवन कील के ऊपर चल रहे हैं। तो चीन को ये थोड़ा खतरा है कि अगर कहीं चीन और भारत की जंग हो गई तो रूस चीन का साथ नहीं देगा और हो सकता है भारत का ही साथ दे दे और भारत को वेस्ट का भी साथ मिल जाएगा। बिल्कुल। और रिश्तों में गर्मजोशी का थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, इस गर्मजोशी के आउटकम्स भी सामने आने लगे हैं। अगली बड़ी खबर, रूस से होगी भारतीयों की वापसी। पुतिन ने पीएम मोदी से बातचीत में सहमति जता दी है। अनौपचारिक बातचीत के दौरान सहमति बन गई है। पुतिन के आवास पर कल हुई थी मुलाकात और रूसी सेना में जो भारतीय भर्ती हैं उनकी वतन वापसी होने जा रही है। यह पहला बड़ा आउटकम है सुरभि इस महामुलाकात का। तो अब रूसी सेना में भारतीय सुरक्षित वापसी का जो ये एजेंडा है उसको लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि खबर जिस लिहाज से सामने आई है उसमें रूस की सेना में कई भारतीय जवानों की भर्ती को लेकर ये खबर थी। अब करीब 200 जवान एजेंट्स के जरिए जिस तरीके से भर्ती हुए, उस लिहाज से ये बातचीत समीर बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि नौकरी के लालच में रूस के युद्ध क्षेत्र में इन्हीं भारतीयों को भेज दिया गया। जी हां, पिछले महीने जंग में 2 भारतीय सैनिकों की मौत भी हुई जो रूस के लिए लड़ रहे थे। भारत ने जवानों की वापसी की मांग रखी थी रूस के सामने। पीएम मोदी ने अनौपचारिक चर्चा में पुतिन के सामने यह बात रखी। देश का कंसर्न पीएम मोदी ने पुतिन के सामने रखा और पुतिन ने जवानों की वापसी पर सहमति भी जता दी। हालांकि दोनों देश जवानों की जानकारी, डेटा पर जिस तरीके से अब काम करेंगे, इसको लेकर एक क्विक रिएक्शन मनीष मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि डेटा के लिहाज से भी अब जिस तरीके से इस युद्ध क्षेत्र के माहौल में ये बड़ी खबर सामने आई है, दोनों के बीच बातचीत भी बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत जरूरी थी।
बिल्कुल, देखिए चूंकि युद्ध क्षेत्र में 2 भारतीय की मौत हो चुकी है। Exactly. कई दर्जन भारतीय, तकरीबन 200 के करीब भारतीय हैं जो फंसे हुए हैं, और हुआ यूं कि एजेंट ने उनको कहा कि हम आपको रूस में काम दिलाएंगे, और फिर काम के बहाने वो रूस गए और फिर उनको भेज दिया गया युद्ध क्षेत्र में, जहां पर कि वो सेनाओं के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं। इस बारे में जब डिनर पर प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में बातचीत हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कंसर्न जताया कि इन भारतीयों को वापस लाना है क्योंकि ये ठीक नहीं है। तो प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कहा कि हाँ, हमारी तरफ से कोई सरकारी ऑर्डर नहीं है कि इनको रिक्रूट किया जाए, और इसके बारे में जो भी डेटा है आप हमें शेयर करिए, और हम जो भी जहां पर भी है उनको तुरंत वहां से रेस्क्यू करेंगे और स्वदेश भेजेंगे। तो साफ तौर पर प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के उस कंसर्न का रिस्पॉन्ड, बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया कि हम तैयार हैं उन सभी भारतीयों को स्वदेश भेजने के लिए जो एजेंट के धोखे में वहां तक पहुंच गए हैं, क्योंकि रूस की सरकार की ये कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है कि उन्हें भारत नहीं, को लेकिन ऑफिशियली भर्ती हुई थी या नहीं हुई थी, इसको लेकर कुछ क्लैरिटी है क्या मनीष? बिल्कुल क्लैरिटी है। देखिए, जब उनका मोबिलाइजेशन हो या फिर उनकी भर्ती का अभियान हो, उनमें कहीं से भी भारतीय लोगों की भर्ती नहीं हुई थी, लेकिन एजेंट ने उनको दूसरे और काम के लिए, दूसरे और सर्विसेज के नाम पर वो चीन में लेकर गए। उन्होंने कहा कि आपको हम उस इलाके में नई जॉब देंगे, और अभी भी ऐसा नहीं है कि वो सेना में बंदूक लेकर हथियार चला रहे हैं, बल्कि उनका जॉब ये है कि वो सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब वहां गोले बारूद बरस रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि केवल सैनिक मारे जाएंगे, वहां पर मौजूद भारतीय भी खतरे के निशान में, और जिसके बारे में उन्हें अंदाजा नहीं था। इसीलिए उन्हें वहां से रेस्क्यू कराने के लिए भारत सरकार रूस सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और पता कर रही है कि कौन कौन का है। चूंकि ना भारत सरकार को जानकारी थी, ना रूस की सरकार को जानकारी थी, इसलिए पता नहीं है कि कौन कहां फंसा हुआ है। जैसे जैसे ये जानकारी मिलती है, दोनों सरकार बात करती है और उनको रेस्क्यू कराती है। 10 लोगों को अब तक रेस्क्यू कराया जा चुका है। बिल्कुल, मैं वोरा सर ये समझना चाहूंगी, क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग को जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, वन ऑन वन जब ये बातचीत होती है या दोनों के बीच में जिस तरीके से सेंसिटिव इश्यूज भी डिस्कस किए जाते हैं, नो डाउट दे ऑल गो ऑन रिकॉर्ड, लेकिन अब युद्ध के माहौल के बीच में पुतिन के सामने युद्ध को लेकर ही अपनी राय रखना, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है अभी तक भी, उसको लेकर विश्व भर में सराहना भी हुई है। आपने एक चीज़ कही है कि इट गोज़ ऑन द रिकॉर्ड। मैम, ये जो फॉर्मल डिस्कशंस होती हैं, इसका एजेंडा होता है, दोनों लीडर्स के पास एक स्टेटमेंट होती है प्रिपेयर्ड, वो पढ़ देते हैं। मैंने तो कई मीटिंग्स में भाग लिया है, लेकिन फिर जब वन ऑन वन होती है तो भारत के राजदूतों को बाहर भेज दिया जाता है, उस देश के राजदूत भी चले जाते हैं, सिर्फ एक इंटरप्रेटर होता है, उसमें नोट्स नहीं रखे जाते, उसमें सिर्फ वो आपस में बातचीत करते हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब ये जो रिलीज़ हुआ है, हमारे जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एक बार फिर भारत ने साबित कर दिया है कि माँ भारती अपनी संतान को इस तरह से छोड़ती नहीं है, भूली नहीं है। आपको मालूम होगा, हम लेबनान से वापस लाए, सूडान से लाए, इजराइल से लाए, और जब यूक्रेन से हमने अपने बच्चों को वापस लाना था तो प्राइम मिनिस्टर ने इन्हीं प्रेसिडेंट पुतिन साहब से कहा, कुछ देर के लिए आप बमबारी वहाँ बंद कर दो, हम इनको वापस लाना चाहते हैं। तो ये इनफॉर्मल जो रिलेशनशिप होती है मैम, ये कई बार फॉर्मल रिलेशनशिप से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इवन इफ इट डजंट गो ऑन रिकॉर्ड, जो आपने क्लियर करा, बट इनफॉर्मल टॉक्स के दौरान भी सेंसिटिव इश्यूज का डिस्कशन 100% जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, दोनों अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेगा? या तो पुतिन साहब लेंगे या नरेंद्र मोदी साहब लेंगे। तो आपस में बात करते हैं कि भाई ये है, ये है, अच्छा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और फिर बाद में बाहर आएंगे या फिर बाकी डेलीगेशन अंदर जाती है और फिर फॉर्मल टॉक्स होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि डिप्लोमेसी से इतर इस तरह की जो अनौपचारिक वार्ताएं होती हैं, बातचीत होती है, उसमें ज्यादा मुद्दों पर आसानी से सहमति कई बार बन जाती है। और देखिए, पुतिन मोदी की मुलाकात पर अमेरिका की अपील, भारत रूस से यूक्रेन जंग पर बात करे। ये कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि भारत ऐसा करे, यूक्रेन की संप्रभुता के मुद्दे पर बात करनी चाहिए भारत को रूस से, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। और अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ये बातें कही हैं, और यह भी याद दिलाया गया है कि भारत तो हमारा भी रणनीतिक साझेदार है। मिलर क्या कह रहे हैं? और बीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ न्यूयॉर्क से ही मौजूद हैं। किस तरह से आप देखते हैं श्रीवास्तव जी अमेरिका के इस रुख को? आदत है कि जाती नहीं, अभी भी अमेरिका की तरफ से बताया जा रहा है कि आप हमारे रणनीतिक साझेदार हैं, रूसी राष्ट्रपति से जब मिले तो क्या कहें क्या ना कहें, जबकि युद्ध को लेकर भारत का जो रुख है वो तो बहुत स्पष्ट है। आज भी हम इस बात को पुरजोर तरीके से सामने रख रहे हैं कि युद्ध से कोई हल नहीं निकलने वाला। यहाँ भी मैं वोहरा साहब की एक चीज को कहना चाहूंगा, दादागिरी की आदत पड़ गई है, वो जा नहीं रही है। यहाँ भी पुश स्ट्रेटजी चल रही है।
आप ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस युद्ध को खत्म करें, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप खत्म कराइए। ये भी एक डायरेक्टोरियल लग रहा है, ये अर्ज भी अपने आप में एक मर्ज लेकर के है। तो अगर आप हम इन सब चीजों को देखें तो ठीक है, आप अगर जैसे कि मनीष ने भी कहा था कि यहाँ पर एक ही की संप्रभुता का संबंध नहीं है, अगर यूक्रेन की है तो रूस की भी है, और दोनों को जब तक आप जोड़ के नहीं चलेंगे, जिसके बीच में नाटो का बहुत बड़ा रोल आता है कि यूक्रेन नाटो का क्यों हिस्सा बनना चाहता है। अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनता है तो उससे बहुत सारी मुसीबतें खड़ी होती हैं। यहाँ के जो एकेडमिशियंस हैं, चाहे जॉन मर्सहाइमर हो या कोई भी, बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की हुई है। तो यहाँ पे भी दो भागों में बटा हुआ है यहाँ की ओपिनियन। एक भाग ये कहती है कि इस लड़ाई को शुरू करने में हमारी नीतियों का ही असर है, और दूसरी ये करती है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें रशिया का दोष है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपकी ओपिनियंस में डिफरेंस नहीं है, बहुत अच्छे से डिफरेंस है, और बहुत सारे लोग इस बात को उजागर करते रहते हैं कि हमारी नीतियों का असर है, जो हम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करते रहे नाटो का डिस्पाइट द टैसिट एग्रीमेंट, उसकी वजह से ये हुआ है। क्योंकि जब आप सोवरेनिटी की बात करते हैं तो दोनों देशों की सोवरेनिटी आती है। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। जब तक आप दोनों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। पर भारत को जिस तरीके से रणनीतिक साझेदारी याद दिलाई जा रही थी, अमेरिका के बयान पर भारत का जवाब, यही अगली बड़ी खबर, क्योंकि ये साफ तौर पर कह दिया गया कि भारत हमेशा यूएन चार्टर का सम्मान करता है, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का भी सम्मान। युद्ध के मैदान में कोई समाधान नहीं निकलेगा और डायलॉग और डिप्लोमेसी ही एकमात्र रास्ता है। वोरा सर, एक क्विक रिएक्शन इस बात पर भी, क्योंकि जब मैं कह रही थी कि इशू चाहे जितना मर्जी सेंसिटिव हो, युद्ध के हालात के बीच में प्रधानमंत्री का ये जो बयान हमेशा सामने आया है, और युद्ध के मैदान में कोई समाधान नहीं निकलेगा, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात हमेशा रखी, दुनिया में इसी चीज की सराहना हुई, हेडलाइंस बनी कि युद्ध के हालात के बीच में भी पुतिन के साथ अगर मोदी बात करते हैं तो सीधी बात। बिल्कुल सही कहा आपने, स्ट्रेट टॉक इज द बेस्ट काइंड ऑफ टॉक। ये घुमा फिरा के बात करनी, ये आप जानते हैं कि नेटो और जो वो बुढ़न साहब, जो बुजुर्ग साहब हैं वॉशिंगटन में, वो हमेशा बात करते हैं हम यूक्रेन का समर्थन करेंगे जब तक हम कर सकते हैं, जो कुछ हमारी ताकत है हम समर्थन करेंगे उसका। ये सब कहने की क्या जरूरत है, देश बर्बाद हो चुका है। मैडम, दक्षिण अफ्रीका जहां पे मैं इस समय विशेष सलाहकार हूं, एक कहावत है, जब हाथी लड़ते हैं नुकसान घास का होता है। घास यूक्रेन है, हाथी तो आप जानते हैं कौन है। सो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेट टॉक करते हैं कि भाई बैठ के बातचीत करो, समाधान इसका ढूंढो, और यही चीज पूरी दुनिया को बहुत पसंद है। अगेन आई रिपीट, दादागिरी नहीं चाहिए, बातचीत करो, डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए हल जरूर निकलेगा। बिल्कुल। तो अमेरिका की चिंता का सबब क्या है, यह भी बहुत हद तक अमेरिका के इस बयान से सामने आ जाता है, क्या मनीष? बिल्कुल, देखिए अमेरिका जिस तरीके से बात को रखना चाहता है, देखिए भारत तो वैसे रखेगा नहीं, क्योंकि भारत की समझ इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अलग है। हो सकता है अमेरिका भी इस बात को समझता हो, लेकिन अभी अमेरिका के हित कुछ और हैं। अमेरिका का हित इस वक्त जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको मुनाफा देना है, जो तमाम नेताओं को उसके जरिए जो चंदा मिलता होगा चुनाव में उसको इंश्योर करना है, और इसीलिए अमेरिका कुछ और सोचता है। अमेरिका ये उम्मीद करता है कि क्या भारत जाकर कहे, प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट पुतिन को कहे कि भैया आप क्रीमिया वापस कर दो, आप डोनेस्क वापस कर दो, लुहांस्क वापस कर दो, खिरसॉन वापस कर दो, और सरेंडर कर दो कि बाइडेन जी आप महान हो, जेलेंस्की जी आप महान हो। ऐसा तो होने वाला नहीं है। भारत व्यवहारिक बातों को समझता है। भारत जानता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्यों सोवियत संघ का विघटन हुआ, यूक्रेन ने क्या एग्रीमेंट किया था, यूक्रेन नाटो में क्यों जाना चाहता। और सबसे बड़ी बात देखिए, वादा किया था अमेरिका ने यूक्रेन से कि नाटो का सदस्य बनाएंगे। आज से नाटो सम्मेलन शुरू हो रहा है और जेलेंस्की कहीं और कुछ और पेपर पर साइन कर रहे हैं, तो क्या हुआ नाटो में सदस्य सम्मेलन करने की का वादा, ईयू में सम्मेलन कराने का वादा, वो सब खत्म। क्योंकि मकसद ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन कहते हैं आखिरी यूक्रेनियन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक अमेरिका शांति